हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, कि कैसी क्वांटिटी होती है, कैसे डिफाइन करते हैं। और इसके अलावा हम लोग दो टॉपिक और पढ़ेंगे। एक कि जब अगर पार्टिकल विदाउट एक्सेलरेशन अगर मूव करता है, ठीक है, यानी अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर जीरो हो तो उस केस में पार्टिकल का मोशन कैसे डील करते हैं, कैसा इक्वेशन बनेगा। और दूसरा, अगर एक पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, देखते हैं एक्सेलरेशन। एक बात देखो यार, इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा है, एक स्पीड और दूसरा पढ़ रखा है वेलोसिटी। ठीक है, उस टॉपिक में हमने देखा था कि कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, स्पीड के बारे में भी देखा था हमने कि रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। वेलोसिटी क्या होता है हमारे लिए, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया था कि कैसे क्वांटिटी का रेट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं उसको, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज एक्सेलरेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये भी हमें क्या बताएगा कि एक पार्टिकल के वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, यानी एक्सेलरेशन होता क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू। याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी किसी भी क्वांटिटी का के चेंज होने का रेट अगर कैलकुलेट करेंगे तो किसी न किसी एक दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं। और जनरली हमारा जो काइनेमेटिक्स में जो आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम। ठीक है, देख लेते हैं कि मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे पूरा का पूरा एग्जैक्टली जैसे हमने स्पीड कैलकुलेट किया, वेलोसिटी कैलकुलेट किया, उसी तरीके से हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल किसी एक कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसे कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है। तो जब भी अगर एक पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे मूव करे तो हमेशा उस किसी भी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो उस कर्व के टेंजेंट के अलोंग होता है। ठीक है, मान लो पार्टिकल जो है यहाँ से लेके इधर की तरफ जा रहा है, तो जब वो पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा उस समय उसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर के डायरेक्शन में। ये हमारा क्या हो गया, v इनिशियल, यानी हम लोग मान लेते हैं v इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है v इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग मान लेते हैं v1 के बराबर। ठीक है, इसके बाद थोड़ी देर बाद, ठीक है, मान लो ये कब की बात है, t इक्वल्स टू 0 की बात है। t इक्वल्स टू t पे जब बात करेंगे तो उस समय वेलोसिटी क्या हो गया, कुछ इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, उस समय वेलोसिटी ऐसे आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हम लोग, ये कर्व्ड हो गया हमारा। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये कब हुआ, जब t इक्वल्स टू t पे। ठीक है, ये हमारा v इनिशियल हो गया, ये हमारा v फाइनल हो गया। v फाइनल का मैग्नीट्यूड हम लोग कितना ले लेते हैं, v2 के बराबर। फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या ले लेंगे, v2 के बराबर। ठीक है, तो याद करो हमने अभी क्या देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखा था हमने कि किसी भी क्वांटिटी का चेंज का रेट निकालना हो तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इस क्वांटिटी जिसका हम लोग रेट निकालना चाहते हैं उसमें कितने का चेंज हुआ और ये कितने टाइम में हुआ। यानी एक्सेलरेशन अगर हम लोग डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे, पहले चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ऐसे ही डिफाइन करेंगे। ये हमारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है वही हमारा ये होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसे डिफाइन किया हमने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर है तो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ ये भी लिख लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे
कि वेलोसिटी में कितने का चेंज हुआ अपॉन कितने टाइम में चेंज हुआ। अब अगर हम लोग इसका मैथमेटिकली अगर कैलकुलेशन करना चाहे v1 और v2 के टर्म्स में, तो हमें क्या जरूरत होगी, तो सबसे पहले डेल्टा v वेक्टर। तो डेल्टा v वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। यार सिंपल है, कोई भी क्वांटिटी में अगर चेंज निकालना है कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा v निकालना है तो क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा t। यही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक बात देखो, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बात करें, तो मैग्नीट्यूड की बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन जो भी टाइम इंटरवल, जितने भी टाइम इंटरवल में चेंज हुआ। ठीक है, तो चलो यार, अब अगर दो वेक्टर का एक तरीके से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले दोनों वेक्टर देख लेते हैं। मान लो ये वेक्टर थोड़ा एक्सटेंड किया हमने और एक वेक्टर ऐसे एक्सटेंड किया हमने। ठीक है, अब यहां से देखें तो सपोज अगर ये एंगल कितना दे रखा है इनने, थीटा। ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। यानी एक चीज देखो, ये वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, इनके बीच कितने का एंगल बन रहा है, थीटा। क्योंकि अगर इसको बनाए हम लोग तो ये क्या बनेगा, ये हमारा v इनिशियल वेक्टर बनेगा। ठीक है, और ये इसका टेल ज्वाइन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हमारा एक तरीके से कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, ये हमारा v फाइनल वेक्टर होगा। ये इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है, थीटा। डायग्राम हमें अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल समझ आएगा तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ये मैंने इसको ऐसे आगे एक्सटेंड किया और ये इसको पीछे एक्सटेंड किया। सभी को पता है यार, एक वेक्टर को हम लोग उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हम लोग कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये हम लोग ये वाली लाइन एक्सटेंड किए और ये पीछे लाइन एक्सटेंड किए, एंगल कितना बन रहा है, थीटा। यही हमारा थीटा भी होगा। यही हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड, तो हमें vf माइनस अगर vi निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, vf माइनस vi वेक्टर को, vf माइनस vi वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि vf वेक्टर प्लस माइनस ऑफ vi वेक्टर, यही लिख सकते हैं इसको। अगर इनका मॉड निकालना है तो ऐसे लिख दिया, ये लो इसका मॉड। ठीक है, vf वेक्टर प्लस माइनस ऑफ vi वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से vf वेक्टर हमारा कुछ ऐसा ही रहा, किसको रिवर्स करना पड़ेगा, इनिशियल वेक्टर को। ये हमारे पास क्या आया, vf वेक्टर। ये v इनिशियल का ओरिजिनल डायरेक्शन है, जो कि एंगल कितने पे है, थीटा पे। रिवर्स करोगे ये कुछ ऐसा आएगा, ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ये हमारा कौन सा वेक्टर है, माइनस ऑफ vi वेक्टर। अब एक बात देखो, डेल्टा v के लिए हमें क्या करना है, कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, जो वेक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ जो vf प्लस माइनस ऑफ vi। अब दो वेक्टर किसको किसको ऐड करना है, vf वेक्टर और माइनस ऑफ vi वेक्टर। तो ये रहा, तो इनको ऐड करना है तो क्या करेंगे, vi वेक्टर का स्क्वायर प्लस vf वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2vi इंटू vf इंटू कॉस, कितना आएगा 180 माइनस थीटा। यहाँ से देखो, चाहो तो आप यहाँ से सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ऑलरेडी माइनस साइन आ जाएगा। लेकिन थोड़ा हम लोग डायग्राम बना करके कर रहे हैं, हम लोग इन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं और इनके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो हम एडिशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, सभी को पता है cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, माइनस कॉस थीटा के। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ v इनिशियल स्क्वायर की वैल्यू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 2v1 इंटू v2 इंटू कॉस थीटा। यही हमारा क्या हो गया, डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग अगर बात करें एक्सेलरेशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, तो एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस
v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर बात करें तो कितने टाइम में ये चेंज आएगा, टी टाइम में, तो भाई कितना आ जाएगा अपॉन टी। अब एक बात देखो, हो सकता है कि एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन भी निकालने की बात है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन आया था। याद करो हमने क्या किया, वी एफ और माइनस वी आई वैक्टर को जब ऐड किया था तो वही हमारा क्या था, एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन। क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी यार, वेक्टर है, क्योंकि ये वेक्टर ये स्केलर, एक वेक्टर को स्केलर से डिफाइन करेंगे, ये कैसी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का, वो किसके डायरेक्शन में होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एक्सेलरेशन का। तो मान लेते हैं कि इसके साथ ये कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, अल्फा एंगल। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, अल्फा एंगल। तो निकाल लेते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू किसके साथ एंगल निकाल रहे हम लोग, इनिशियल वेक्टर के साथ, ठीक है। तो क्या आएगा, वी एफ साइन 180 माइनस थीटा अपॉन कितना आएगा, तो वी आई प्लस वी एफ कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर, माइनस कॉस थीटा के। तो क्या आएगा, वी एफ की वैल्यू v2 साइन थीटा अपॉन v1 माइनस v2 कॉस थीटा। यही क्या हमारा होगा, ये एंगल होगा किसका, चेंज इन वेलोसिटी का, किसके साथ, वी आई के साथ। ये किसके साथ है, विथ वी आई वेक्टर। और हमने देखा कि जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही किसका होगा, एक्सेलरेशन का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डेल्टा टी हमेशा कैसी क्वांटिटी, पॉजिटिव। और जब भी एक वेक्टर को एक पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्शन क्या रहता है उसका, सेम। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, ये किसका डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन वेक्टर का। लेकिन अपने को जब भी अगर इस तरीके से अगर प्रोसीड करेंगे, हमें किसी भी तरह का कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आपको जरूर लग रहा होगा कि कैसे थोड़ा इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन ये जब भी अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो इसी तरीके से प्रोसीड करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि इसमें गलती कहाँ होती है, डायरेक्शन कैलकुलेट करने में, ठीक है, कि 10 मीटर एक एग्जाम्पल लेकर के मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन हमने देखा कि ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या था अपना, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। किसके डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी वेक्टर, ठीक है, डेल्टा वी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट, तो डेल्टा वी का सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा चाहे तो और भी यूनिट यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो यूज होगा वो कौन सा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से हमने देखा कि एक पार्टिकल इनिशियली इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ठीक है। कितने से जा रहा था, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। सडनली इसने क्या किया कि जस्ट 0.1 सेकंड में, कितने टाइम में, 0.1 सेकंड के अंदर इसने ये टर्न ले लिया 60 डिग्री का। कितने का ले लिया, 60 डिग्री का टर्न ले लिया, और अभी भी किस वेलोसिटी से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तब हमें क्या करना है, डायग्राम प्रॉपरली बनाना है। क्योंकि अगर हम डायग्राम प्रॉपरली नहीं बनाएंगे तो डायरेक्शन गलत, आंसर मैग्नीट्यूड सेम आ सकता है, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि डायरेक्शन हम गलत कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे डायग्राम बनाना है हम लोग को, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, तो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन क्या है, डेल्टा टी,
ठीक है। डेल्टा वी को कैसे लिखते थे हम लोग, तो वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपॉन कितना, डेल्टा टी, यही लिखेंगे। अब एक बात देखो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को कैसे लिखते हैं हम लोग, वी फाइनल वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, यही आएगा। तो चलो यार, हमने देखा पहले वी इनिशियल हमारा ये रहेगा और वी फाइनल ये रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि वी फाइनल और किसको ऐड करना है, माइनस ऑफ वी इनिशियल को। तो देखो यार, ये हमारा वी फाइनल ऐसे है, ये बना लिया हमने, ये वी फाइनल वेक्टर, वी इनिशियल इधर की तरफ है, माइनस वी इनिशियल कुछ इधर की तरफ आएगा, यही आएगा माइनस वी इनिशियल वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना था, 60 डिग्री। अब हम लोग किसको ऐड करने वाले हैं, अब हम ऐड करने वाले वी एफ वैक्टर और माइनस ऑफ वी आई वैक्टर को, ठीक है। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो 20 इंटू 20 इंटू कॉस 120, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप 60 डिग्री लेकर के चल रहे हो और दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट वाला फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो आप ऑलरेडी यहाँ क्या लगा दोगे, माइनस साइन। अदरवाइज आप ये मान के चल रहे हो कि दोनों को ऐड कर रहे हैं, इस वेक्टर और इस वेक्टर को, तो आप एडिशन का फॉर्मूला अप्लाई करो और 120 लिखो, दोनों ही मेथड अपने सही होंगे, ठीक है। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी, -1/2, ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर, कॉस 120 कितना आता है, -1/2, ये रहा। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड, यही क्या होगा, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितने टाइम में है, 0.1 सेकेंड में, ठीक है। यहाँ से देखते हैं एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड 20, टोटल टाइम 0.1 सेकेंड, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आती है बात डायरेक्शन निकालने की, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए देखो, ये डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। यहीं पे गलती होती है। अगर आप एडिशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्ट कि हाँ यार इनके बीच का एंगल है, सीधा आप कहीं इनका रिजल्टेंट निकालते तो आप शायद ये आंसर बोल देते, लेकिन हमारा आंसर वो नहीं होगा। हमें डायरेक्शन कौन सा होगा, ये इधर की तरफ, हमारा डायरेक्शन जो होगा एक्सेलरेशन का या डेल्टा वी का डायरेक्शन, वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है या फिर डेल्टा वी का। ये एंगल निकालना है तो मान लेते हैं कितना है, अल्फा, ठीक है। वैसे देखने से पता चल ही रहा है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उसका जो एंगल होता है वो किस रिजल्टेंट होता है, वो किस पे होता है, एंगल बाइसेक्टर पे। तो आप लिख सकते हो सीधे सीधे कि अल्फा कितना होगा, 60 डिग्री। बाकी कैलकुलेट करके भी निकाल लेते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो tan अल्फा इक्वल्स टू, तो किसके साथ निकाल रहे हैं, वी आई के साथ, तो क्या आएगा, वी एफ कितना 20, साइन कितना 120 अपॉन वी आई कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 कॉस 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 20 इंटू साइन 120 की वैल्यू निकालनी है अपने को। साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यही लिखेंगे। साइन 90 है तो ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, यानी √3/2 के बराबर, 20 इंटू √3/2 अपॉन 20 कॉस 120 कितना होगा -1/2, तो -10। यहाँ से सॉल्व करोगे किसके बराबर, √3, यानी अल्फा किसके बराबर 60 डिग्री। बाकी वैसे हमें पता रहता है कि जो भी अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका डायरेक्शन किधर होगा, रिजल्टेंट का, तो उनके एंगल बाइसेक्टर पे होगा, वहाँ से भी होगा।
तो इसीलिए डायरेक्शन की गलती ना हो, इसीलिए हम लोग क्या इस अप्रोच से जाएंगे। जब भी अगर आपको दो वेलोसिटी दी हुई हो और वहाँ पे हमें चेंज निकालना हो या एक्सेलरेशन निकालना हो, तो इस मेथड से इसीलिए जाना अपने को, ठीक है, ताकि डायरेक्शन की गलती ना हो। अब चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। कोई भी पार्टिकल जो है एक ऐसे कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, किसी t इक्वल्स टू टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है vi वेक्टर, ये कब की बात है, t इक्वल्स टू टी पे, ठीक है। और जस्ट थोड़े टाइम के बाद, जस्ट थोड़े टाइम मतलब एक तरीके से dt टाइम के बाद, ठीक है, ने बताया था कि किसी भी क्वांटिटी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा चेंज में वो क्या होगा, dx या dy। जैसे x का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट अगर लिखना हो तो dx, y का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट dy। तो बहुत ही काफ़ी कम टाइम के बाद अगर हम लोग बात करें तो उस समय यानी t प्लस डी टी टाइम पे वेलोसिटी में क्या चेंज आए, तो vi प्लस डी वी। ऑब्वियसली यार अगर टाइम बहुत छोटा हो तो वेलोसिटी में जो चेंज भी आएगा वो भी क्या होगा, काफ़ी स्मॉल आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सेलरेशन अगर डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा कि डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, यही बता रहा है। चलो यहाँ से अगर देखें तो डी ये कितना आ जाएगा, तो डी वी वेक्टर अपॉन कितना आ जाएगा, डी टी, यही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अब ये बताएगा हमें कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के चेंज होने का क्या रेट है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हमें क्या बताएगा कि एक तरीके से अब जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी वो क्या बताता था कि वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो है पार्टिकल किस डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा है, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है। हो सकता है कि अभी 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा हो, बाद में 50 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के रेट से चेंज हो, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे किस रेट से चेंज हो रहा है, वही हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या होता है एक तरीके से कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, तो जो डीवी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। कैसी क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट की तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, तो सीजीएस यूनिट हमारे पास आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी इसके अलावा बाकी जो दो वहाँ यूनिट यूज करते थे वो भी हो जाएगा, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होगा उस पर्टिकुलर ये जो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये हमारा था एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक एक करके कि एक बार अगर एक्सेलरेशन 0 हो उस समय पार्टिकल किस तरह से मूव करेगा, क्या क्या इक्वेशन होंगे, ठीक है। तो चलो केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट कि इफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, 0। अगर एक पार्टिकल है जो जिसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, हो सकता है जो भी पार्टिकल मूव करे सब एक्सेलरेटेड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लेते हैं कि ये पार्टिकल है जो कि इनिशियली कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद ये पार्टिकल कुछ यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव करने लगा। कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, s। यहाँ जब हम लोग मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0, जब हमने मोशन को यहाँ पे जब उसकी वेलोसिटी v हुई तो उस समय टाइम कितना हो गया, t, ठीक है। तो चलो यार देख लेते हैं कि u और v में क्या रिलेशन है, s कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसा पाथ होगा पार्टिकल का, वो सब देख लेते हैं। तो एक बात देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो एक्सेलरेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू क्या होगा, 0, ठीक है। यही होता है एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा v इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, यानी डेल्टा v यानी तो v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर किसके बराबर, 0। और ये क्या बता रहा है कि v फाइनल वेक्टर इक्वल्स टू,
किसके, v इनिशियल वेक्टर के। यहाँ से देखो मैंने किसको इक्वेट किया है, वेक्टर को इक्वेट किया है कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या बता रहा है हमें कि जो भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही डायरेक्शन चेंज होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यार स्पीड तब बोलते हैं जब उसका डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी कांस्टेंट। ठीक है, किस में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ही होता है बेटा कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। अब एक बात देखो, तो ये क्या हुआ कि पार्टिकल एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से कि जो v जो हमने माना है वो किसके बराबर होगा, u के बराबर। ठीक है, और अगर एक बार सोचो कि पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा पार्टिकल का, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या वो कभी वापस लौट के आएगा, क्या नहीं, क्योंकि एक बात सोचो, अगर कोई पार्टिकल अगर अपनी जगह पे वापस आता है तो वो कब आएगा, जब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यानी पाथ हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल विल नेवर कम बैक, पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, ये भी लिख सकते हैं कि पार्टिकल जो है कभी भी अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। ठीक है, अब एक बात देखते हैं कि ये हो गया पार्टिकल का कैसा मोशन हुआ। ये पार्टिकल का मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। अब एक बात सोचो, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे कैसा मोशन है कि 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में हमेशा वो कितने से जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी हर एक सेकेंड में वो कितना ट्रैवल करेगा, 10 मीटर। तो यानी ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट। पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन, कभी भी वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा। और मोशन कैसा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब अगर हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल के बारे में कि अगर उसका डिस्टेंस ट्रैवल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि dv/dt एक तरीके से अगर बोले एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या है, 0। ठीक है, हर एक टाइम पे अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी क्या लिख सकते हैं, 0, यानी dv/dt भी किसके बराबर, 0। अगर थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन 0 है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, dv/dt भी क्या होगा, 0। ये कब होगा कि जब वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या रहे बेटे, कांस्टेंट, तभी तो dv/dt क्या आएगा, 0। वेलोसिटी को मान लेते हैं, यहाँ से v को हम लोग मान लेते हैं कांस्टेंट क्या है, u। वेलोसिटी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, u। यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि ds वेक्टर बाई dt, ठीक है, u वेक्टर मान लेते हैं, ds वेक्टर बाई dt इक्वल्स टू u वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा कि ds वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू dt। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रख सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या आएगा, मान लो t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली पार्टिकल कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है, मतलब हम यहीं से मेजर कर रहे हैं, तो t टाइम पे जो पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या लिखेंगे, s वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू टी। यही हमारा क्या होगा, रिलेशन। जब भी अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे
तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होगा। ये जो होगा हमारा डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि यार पार्टिकल कैसे पाथ पे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, और वो भी बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकते हैं, अगर मान लो केवल विदाउट वेक्टर साइन लिखना है तो एस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यू इंटू टी। चलो अब नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन हो, ठीक है, हम लोग अभी एक सेकंड केस हम लोग क्या बात करेंगे कि पार्टिकल जो हो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, ठीक है। केस 2 देखते हैं हम लोग, ठीक है। केस 2 यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है, यानी पार्टिकल जो है वो कैसा एक्सेलरेशन है उसका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। पार्टिकल का मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें दो केस आएंगे, ठीक है, इसमें दो केस आएगा। एक, जब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, और दूसरे केस की जब बात करेंगे तो उस समय पार्टिकल का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन। तो पहला मान लेते हैं कि पार्टिकल ए वेक्टर, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन ए वेक्टर है वो पैरेलल टू वी वेक्टर है। यहाँ से देखना मैंने क्या बोला, ए वेक्टर इज पैरेलल टू वी, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, ठीक है, एंटी पैरेलल नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। मान लेते हैं केस कि पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से मूव कर रहा है पहले, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, a, ये t इक्वल्स टू 0 की बात है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ से जब वो s डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उस समय मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है, v, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, s। पहले इसका मोशन देख लेते हैं कि किस तरह का मोशन होगा पार्टिकल का, ठीक है। इसके मोशन के बारे में हम छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अलग डिराइव करेंगे। तो मान लो कि ये इस केस में जब भी अगर पार्टिकल का अगर इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, यानी पार्टिकल मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी इधर ही है। तो एक चीज़ थोड़ा बहुत आप लोग पता होगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। थोड़ा सा बस आइडिया लेना यहाँ पे, F इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यही होता है, पढ़ा भी होगा 9th क्लास में। यानी अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर के डायरेक्शन में है, यानी पार्टिकल के पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ऑब्वियसली फोर्स और मास की क्या होगा कि जिधर एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल पे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल मूव इधर कर रहा है और इसी पे फोर्स भी इधर ही लग रहा है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा कॉन्टिन्यूसली। वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली यार अगर मान लो मैं इधर मूव कर रहा हूँ और अगर कोई पर्सन पीछे से मेरे ऊपर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा तो मेरी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली फोर्स भी इधर ही लग रहा है, पार्टिकल मूव भी इधर ही कर रहा है, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस केस में अगर हम लोग बात करें कि क्या पार्टिकल कभी वापस आएगा क्या, तो कभी वापस नहीं आएगा। जैसे मान लो सपोज आप इस मार्कर, ये मार्कर इधर मूव कर रहा है, आप कंटिन्यूसली इधर ही फोर्स लगाते जा रहे हो, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूसली अगर इधर ही फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, पार्टिकल आराम से वो भी बोलता रहेगा, मूव करते रहना है, तो पार्टिकल कभी भी वापस नहीं आएगा। विल नेवर कम बैक, विल नेवर कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, नेवर कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, ठीक है। कभी भी ये पार्टिकल वापस लौट के नहीं आएगा, ठीक है। इस केस में भी जो होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम होगा, क्योंकि फिर से पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज किए मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा इस केस में भी,
ठीक। एक और पॉइंट जो हमें ध्यान देना है वो क्या होगा कि मान लो अगर पार्टिकल मूव इधर कर रहा है, उस पर फोर्स इधर कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, v फाइनल इज ग्रेटर दैन v इनिशियल। ठीक है, और यहाँ से एक तरीके से मैग्नीट्यूड देखें तो v विल बी ग्रेटर दैन किससे, u से। ठीक है, ये एक्सेलरेशन जैसे मान लो सपोज हमने इधर लिया पॉजिटिव और इधर लिया क्या, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इफ v इक्वल्स टू या u इक्वल्स टू या v इक्वल्स टू पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर किसी ने इस डायरेक्शन को नेगेटिव, इधर पॉजिटिव लिया तो दोनों का साइन क्या होगा, सेम। तो यहाँ से ध्यान रखना अपने को कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन अगर सेम हो तो हमेशा जो मैग्नीट्यूड होगा स्पीड का या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना अपने को कि इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है, देन ऑलवेज स्पीड विल इंक्रीज। और एक तरह से स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड विल इंक्रीज। ठीक है, हमेशा स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं इसी का बी पार्ट कि ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। उस केस में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये मोशन होगा, पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। आज के लेक्चर में हम लोग बस ये मोशन ही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह का मोशन होगा। ठीक है, तो चलो अगर मान लो एक्सेलरेशन, इसके लिए केस हम लोग ले लेते हैं कि ये पार्टिकल है, इनिशियली u से जा रहा है, बाद में ये v से जाने लगा, t इक्वल्स टू 0 पे है यहाँ पे, और ये t इक्वल्स टू t पे यहाँ पे, ये कितना हुआ s। एक बार देखो एक्सेलरेशन किधर होगा, पीछे के डायरेक्शन में, यही होगा। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलो यार, यानी ये केस ऐसा हो गया कि पार्टिकल मूव आगे कर रहा है लेकिन उस पर फोर्स पीछे लग रहा है। जैसे आप साइकिल से आगे जा रहे हो और आपका दोस्त सपोज पीछे खींच के बैठा हुआ है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, उस केस में आप क्या होता है, अगर आप थोड़ी ताकत लगा करके आप मूव कर भी पा रहे हो तो धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी जो होगा वो डिक्रीज होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। और एक बात सोचो, अगर आपका दोस्त अगर आपसे ताकतवर है तो थोड़ी देर बाद वो आपको और आपकी साइकिल दोनों को पीछे खींच सकता है, होगा ऐसे ही। मान लो आप सपोज घर जाना चाहते हो कोचिंग से या आप उसके घर से जाना चाहते हो, दोस्त चाहता है कि नहीं मत जाओ तुम, तो जैसे ही आप साइकिल से आगे बढ़ना चालू करते हो दोस्त पीछे से खींचना चालू करता है। जैसे ही पीछे खींचता है तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। अगर वो कंटिन्यूअसली फोर्स लगाता रहे तो क्या होने लगेगा कि साइकिल पीछे की तरफ मूव करने लगेगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, उसके बाद एक बार वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो उससे पहले एक बार वेलोसिटी 0 जरूर होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं दौड़ते दौड़ते 50 पे पहुंचा, 50 के बाद सडनली टर्न ले ले, ये नहीं होता। आप अगर दौड़ते जा रहे हो तो टर्न लेना है तो आपको रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि सडनली आप एकदम से सुपरमैन की तरह उल्टे डायरेक्शन में मूव करने लगे। हमेशा आपको अगर अपना डायरेक्शन चेंज करना है तो उससे पहले आपको क्या होगा, रुकना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोई दोस्त पीछे से फोर्स लगा रहा है, तो पहले मेरी स्पीड कम होती है, धीरे धीरे 0 होती है, फिर उसके बाद मैं पीछे के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता हूँ। तो जब भी अगर वेलोसिटी जब भी अब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो उससे पहले वेलोसिटी एक बार 0 जरूर होगी। तो क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी विल बिकम 0 at a moment and then its direction will change, ठीक है, इसका डायरेक्शन फिर से क्या होगा, उसके बाद चेंज होगा। ठीक है, यानी पार्टिकल पहले थोड़ा आगे जाएगा, अगर यहाँ पे 0 होगा फिर वापस लौटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहा तो। अब इसी एक्सेलरेशन को हम लोग एक अलग नाम देते हैं कि इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
ठीक है। मान लो अगर किसी ने क्या किया, पॉजिटिव लिया और इधर की तरफ नेगेटिव ले लिया। एक बात ध्यान रखना, वन डायमेंशनल मोशन में आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी भी डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकते हो, आप इसके लिए फ्री हो। लेकिन थ्रू आउट द मोशन वही डायरेक्शन हमें या वही साइन कन्वेंशन हमें कंसिडर करके चलना है। तो ये मान लो यहाँ पे अगर देखें तो इनिशियली हम स्टार्टिंग में बात करते हैं टिल v इक्वल्स टू 0, जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होता है, टिल v इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख लेते हैं कि टिल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस समय तक एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, और वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन आफ्टर दिस मोमेंट क्या होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। ध्यान रखो, मैंने क्या बोला कि जैसे ही यहाँ से u से जा रहा हो एक्सेलरेशन इधर, तो एक समय वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद वो वापस लौटना शुरू होगा। तो उससे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज होगा, यानी ये कैसा एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। कैसा है ये, रिटार्डेशन, ठीक है। इसके बाद मतलब जब वो लौटना शुरू कर देगा वापस, उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो ये हमारा कैसा होगा, ये एक्सेलरेशन होगा, ना कि रिटार्डेशन होगा। और वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। भले नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो, लेकिन वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। यानी मैं दौड़ रहा हूँ, पीछे कोई फोर्स लगा रहा है, तो पहले मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो रिटार्डेशन। उसके बाद अगर वो पीछे खींचना कंटिन्यू रखता है, तो फिर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इस पार्ट के लिए जब तक वो वेलोसिटी 0 नहीं होता है, उस पार्ट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, ठीक है। लेकिन इस पार्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। चूंकि वो क्या हो गया, पार्टिकल अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुआ, और पार्टिकल अपना पाथ जो है वो मोशन का डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। ये चीज़ समझा आपने को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि v फाइनल इज लेस देन vi, लेकिन इस केस में फिर से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो v फाइनल इज ग्रेटर देन v इनिशियल। ये v इनिशियल हम किससे ले रहे हैं, 0 होने के बाद से, ये इससे नहीं कंपेयर करना। ये हमारा कौन सा है कि इससे ये ले लेकर के यहाँ तक, इसके बाद की बात ये हो रही है, ठीक है। तो चलो, ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, कि अलग अलग एक्सेलरेशन के कंडीशन में पार्टिकल कैसे मूव करेगा, क्या क्या बातें होती है उसमें। अगली क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उसी लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।